हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हमारा 6th क्लास का 7th लेसन है। तो जो हमारे लेसन का नाम है वो क्या है, पौधों को जानिए। तो देखिए, इसके अंदर जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो क्या है, साख। मतलब कि वे पौधे जिनके तने बिल्कुल छोटे होते हैं, सामान्यतः ये छोटे पौधे होते हैं और इनके तने जो वे हरे होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल घास व अन्य छोटे पौधे, मतलब कि साख के होते हैं। हरे व कोमल तने वाले पौधे साख कहलाते हैं। मतलब कि वे पौधे जिनके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं। सामान्यतः ये जो पौधे होते हैं ये छोटे होते हैं, जैसे कि घास फूस या कोई भी पालक, धनिया, ये सब साख है। तो आगे देखिए दोस्तों, झाड़ी क्या होती है। ये पौधे हैं, मतलब तने के बिल्कुल साथ ही इनकी शाखाएं निकलती हैं और इनका तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो हमारे आसपास झाड़ियाँ होती हैं उनके जो तने के बिल्कुल पास से शाखाएं निकली हुई होती हैं और उनका जो तना वो पतला होता है, न कि मोटा होता है। और तना पतला होता है और शाखाएं बिल्कुल ही उनके तने के पास से निकली हुई होती हैं। लेकिन इनका जो तना पतला होता है लेकिन कठोर होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक छोटी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर ये झाड़ी दिखा रखी है और ये है बेर। तो दोस्तों, आपको ये बेर जो है कि तोड़ने नहीं है, वरना कांटे लग सकते हैं। आप अपना पूरा ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पर रखिए, ना तो आपका सोना बाबू को कोई कालिया ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे हमारा वृक्ष। मतलब साख तो वे हो गए जिनके बिल्कुल हरे तने होते हैं, मुलायम होते हैं। झाड़ियाँ वे होगी जिनके तनों के पास से शाखाएं निकलती हैं। अब वृक्ष देखिए दोस्तों, क्या होते हैं। वृक्ष वे होते हैं जिनके तने मोटे होते हैं और तने से काफ़ी ऊंचाई पर इनकी शाखाएं होती हैं। तो क्या समझे, वृक्ष क्या होते हैं। मतलब जिनका तना मोटा होगा और उनकी जो शाखाएं हैं वे तने से काफ़ी ऊंचाई पर होंगी। उदाहरण के लिए मान लो नीम, किक्कर, शीशम, बड़, ये सब वृक्ष के उदाहरण हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, विसर्पिलता। मतलब कमज़ोर तने वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते, भूमि पर फैल जाते हैं। विसर्पिलता का क्या मतलब है, वे पौधे जो खड़े नहीं हो सकते वो भूमि पर फैल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कद्दू, तोरी, घिया की ये जो बेल हैं, वे पौधे जो मतलब कि भूमि पर फैल जाते हैं और खड़े नहीं हो सकते। मान लो एक प्रकार का एग्जाम्पल लगा लो कि जितनी भी बेल है हमारी, घिया होगी, कद्दू हो गया, ककड़ी होगी, ये सब विसर्पिलता के अंदर आते हैं। आरोहिलता, मतलब बात तो बिल्कुल वही है आरोहिलता के अंदर, लेकिन ये जो पौधे हैं ये किसी की सहायता लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, आरोहिलता। जो पौधे किसी आसपास के ढांचे की सहायता लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें आरोहिलता कहते हैं। मतलब कि ये जो आरोही हैं वे हैं जो दूसरे के कंधे पर धर के बंदूक चलाने वाले नहीं बोलते, वे हैं ये, मतलब कि किसी दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, हमने छोटी ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। जैसे कि ये जो बेल है ये किसी डंडे के ऊपर चढ़ रही है। तो आगे देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। विसर्पिलता क्या होती है, कमज़ोर तने वाले पौधे जो ऊपर नहीं, मतलब कि जो धरती पर फैल जाते हैं, ऊपर नहीं बढ़ पाते। एग्जाम्पल होगा घिया, कद्दू की बेल, तोरी, जो भी है। आरोही क्या होते हैं, जो पौधे किसी आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब कि किसी के ऊपर चढ़कर वे ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई बेल लगाई और उस बेल को हमने रस्सी के साथ छोड़ दिया, तो वो उस रस्सी के ऊपर से ही जहाँ तक हमने वो रस्सी बांध रखी है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आगे है जल तथा खनिज तने की पतली नलियों द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, जल और खनिज है वो तने की जो नलियाँ हैं उनके द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता। मतलब कि जो
पौधे का जो तना है उसके द्वारा पत्तियों तक जल, और जो पौधे का तना है उसके द्वारा पौधे की पत्तियों और अन्य भागों में जल तथा खनिज पहुंचाए जाते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, पर्णवर्त क्या होता। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। मतलब ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने ये बना रखा है यहाँ, मतलब कि पत्ती के बीच की जो पतली लड़ी होती है और जो शाखा से जो मतलब तना होता है उससे पहले कि जो जिससे पत्ती जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, पर्णवर्त। मतलब पत्ती का वह भाग जो उसे तने से जोड़ता है उसे पर्णवर्त कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो ये पत्ती के अंदर छोटी छोटी जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं शिरा, और जो ये इसके अंदर एक बीच से बिल्कुल सीधी जो रेखा होती है इसको मध्य शिरा कहते हैं। और जो ये पूरा भाग है जिसके अंदर शिराएं होती हैं इसे पटल कहते हैं। एक बार फिर देखिए, पत्ती का वह भाग जो उसे शाखा तने से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, पर्णवर्त। और दूसरा क्या है, मतलब ये जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं इन्हें शिरा कहते हैं पत्ती के अंदर, और जो इसके अंदर ये जो बिल्कुल सीधी रेखा इसे मध्य शिरा, और जो ये मतलब जो ये शिराओं का पूरा जो ये भाग है इसे क्या कहते हैं, पटल कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, जो पूरा डिज़ाइन जो शिराओं द्वारा बनाया गया है उसे शिरा विन्यास, मतलब कि ये जो पूरा जितना भी जो डिज़ाइन है जो शिराओं द्वारा बनाया गया है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन हम पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले पाठ के अंदर कि वाष्प का जल बन जाना वाष्पोत्सर्जन, संघन मतलब वाष्प का वापिस से जल बन जाना संघन, और जल का वाष्प बन जाना वाष्पोत्सर्जन। तो आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे प्रकाश जल, देखिए दोस्तों क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और ये जो प्रक्रम होता है इनका भोजन बनाने का इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जो उनका भोजन, पौधों का जो भोजन बनता है वो उनकी पत्तियों के अंदर संग्रहित हो जाता है, और पत्तियों से फिर पूरे मतलब कि पौधे के पूरे भागों के अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, O2 मतलब कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये बोलते हैं कि वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वृक्ष तो दिन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ये गलतफहमी है और हमें गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि वृक्ष तो जब भी सांस लेंगे, श्वसन जो क्रिया होगी उसके अंदर वृक्ष हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जो ये ऑक्सीजन वृक्ष छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, ये वृक्ष ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं जब ये प्रकाश संश्लेषण में अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जब भोजन बनाते हैं, जब तब वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वरना श्वसन के दौरान तो वे मतलब श्वसन के दौरान तो सभी जो सजीव हैं, मतलब जो जीव हैं, वे बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब पौधे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तब वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पौधे दिन के अंदर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को जब प्रकाश नहीं होता तो वे अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भोजन पत्तियों द्वारा बनाया जाता है और पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित करें। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि जो भोजन है वो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है और बाद में पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित कर दिया जाता है, मतलब कि इकट्ठा कर लिया जाता है। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का संश्लेषण करती हैं, मतलब कि जो पत्तियाँ हैं वो सूर्य के प्रकाश के अंदर ही जो हरी पत्तियाँ हैं वो मंड का निर्माण करती हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे है जड़। जड़ दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। देखिए, पहली जड़ होती है मूसला जड़, दूसरी जड़ होती है रेशेदार जड़। मतलब कि जो पौधे की जड़ होती हैं वे दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। तो देखिए दोस्तों, जड़ों को मिट्टी में पौधों का स्थिरक भी कहते हैं। मतलब जो जड़ होती हैं उन्हें पौधों का स्थिरक, मतलब जो उसको स्थिर करके रखने वाली होती हैं उन्हें जड़ों को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूसला जड़ कैसी जड़ होती है। मूसला जड़ के अंदर एक तो मुख्य जड़ होगी और बाकी जड़ उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी होंगी, जैसा कि हमने चित्र के अंदर बना रखा है, ये देखिए। और जो रेशेदार जड़ होंगी उनके अंदर कोई मुख्य जड़ नहीं होगी, बिल्कुल सभी छोटी छोटी जड़ होंगी। मतलब कि कोई मुख्य जड़ इनके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल छोटी छोटी जड़ होंगी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पौधों में कितने प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो पौधों के अंदर दो प्रकार की जड़, मूसला जड़ और रेशेदार या जकड़ा जड़। ठीक है दोस्तों, जो ये
मूसला जड़ के अंदर ये छोटे छोटे जो रेशे हैं मुख्य जड़ के अलावा, इन्हें क्या कहते हैं? पार्श्व। तो आगे देखिए दोस्तों, मिट्टी से जल का अवशोषण, जड़ हैं, जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। मतलब क्या हुआ इसका? जो जड़ें हैं मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को, जो मतलब जड़ें हैं, जड़ों का क्या काम है दोस्तों? जो जड़ें हैं वे तो मिट्टी से जल अवशोषित करती है, और जो तना है वो जल और खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मतलब क्या हुआ? जो जड़ें हैं वे तो मिट्टी से जल अवशोषित करती है, मतलब जल को खींचती हैं, देसी भाषा के अंदर वे जल को उसके अंदर से खींचती हैं। और जो तना है उसका काम क्या है? जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। मतलब कि तने का जो काम है वो परिवहन का काम है, मतलब जल और जो खनिज है, मतलब उनका जो खान पीने का साधन है उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना तने का काम है, और जड़ों का काम है मिट्टी से जल अवशोषित करना। आगे देखिए दोस्तों, वे जड़ जिन्हें हम खाते हैं, जो कौन सी कुछ एग्जाम्पल है? मूली है, गाजर, शकरकंद, शलगम एवं टोपियोको। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जड़ है, कौन सी पौधे की जड़ है जिसे हम जड़ के रूप में खाते हैं, मतलब कौन सा पौधा है जिसकी जड़ हम खाते हैं? तो देखिए मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोको। तो देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पुष्प के दो अंग होते हैं। एक तो है बाह्य दल, मतलब कि पुष्प के खिलने से जो पहले का भाग होता है बाह्य दल, और ये जो इसके अंदर जो बिल्कुल हल्की हल्की निकली हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने किताब का भी एक चित्र लगा रखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है पुष्प के खिलने से पहले जो पत्ती आती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दल। देखिए दोस्तों, ये है बाह्य दल, और ये बच गया जो खिलने के बाद जो मतलब जो फूल आते हैं उसको क्या कहते हैं? पंखुड़ी। खिलने से पहले जो मतलब कि जो पत्ती होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दल, और जो खिलने के बाद जो फूल पूरा खिलता है उसे क्या कहते हैं? पंखुड़ी। मतलब कि फूल के ये दो भाग हो गए। आगे देखिए दोस्तों, वापस आ जाते हैं हम। खिले हुए फूल का प्रमुख भाग पुष्प की पंखुड़ियाँ, मतलब जो खिला हुआ फूल है उसका प्रमुख भाग उसकी पंखुड़ियाँ हैं। तो देखिए अब आगे देखिए, जो ये पंखुड़ी है इसके अंदर दो भाग होते हैं, पंखुकेसर और शिस्त्रीकेसर। मतलब कि जो पुष्प के केंद्र में स्थित जो भाग है उसे पंखुकेसर शिस्त्रीकेसर कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसके चित्र के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो बिल्कुल जो ये बोलते हैं आप ना क्या था वो तने के जो बिल्कुल समीप है, जो उसे जो बीच केंद्र का भाग होता है पुष्प के उसे क्या कहते हैं? शिस्त्रीकेसर। देखिए जैसा कि हमने लगा रखा है शिस्त्रीकेसर। और जो इसके अंदर ये जो पंखुड़ियों के अंदर ये जो छोटी छोटी टहनियाँ सी दिख रही हैं इसे क्या कहते हैं? पंखुकेसर। और जो बिल्कुल बीच का भाग है उसे शिस्त्रीकेसर, और इसे क्या कहते हैं? पंखुकेसर। देखिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं। तो पता लगा दोस्तों, पुष्प के जो केंद्र में स्थित है वो है शिस्त्रीकेसर, और जो ऊपर जो पंखुड़ियों के अंदर है वो है पंखुकेसर। अब देखिए दोस्तों, इनके भी भाग हैं, मतलब कि जो शिस्त्रीकेसर है इसके भाग तीन भाग हैं, वर्तिकारक और अंडाशय। तो देखिए दोस्तों, ये तीन भाग किसके हैं? शिस्त्रीकेसर के। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अंडाशय किसका भाग है? शिस्त्रीकेसर का। वर्तिकारक किसका भाग है? शिस्त्रीकेसर का। वर्तिका किसका भाग है? शिस्त्रीकेसर का। तो आगे देखिए, शिस्त्रीकेसर के कितने भाग, या ये पूछ सकता है कि शिस्त्रीकेसर के अंदर, पुष्प के शिस्त्रीकेसर के अंदर कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तो देखिए पंखुकेसर के भाग कौन से हैं? पराग और परागकोश और परागतंतु। ये देखिए दोस्तों, पंखुकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग हैं, परागकोश और तंतु। मतलब कि शिस्त्रीकेसर के तीन हो गए, वर्तिकारक एवं अंडाशय। और पंखुकेसर के कितने हो गए? दो हो गए, परागकोश और तंतु। तो आपसे ये पूछ सकता है कि परागकोश किसका भाग है? तो आपका आंसर होगा पंखुकेसर का। और तंतु किसका है? पंखुकेसर का। या ये पूछ लेगा
किसका भाग है, शिस्त्रीकेसर का। वर्तिकारक किसका भाग है, शिस्त्रीकेसर का। अंडाशय भी शिस्त्रीकेसर का। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो छोटी गोल संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, बीजांड। मतलब ये अंडाशय का विभाग है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड, जिसके अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, विभिन्न पुष्पों में बाह्य पंखुड़ी, पंखुकेसर एवं शिस्त्रीकेसर की संख्या में अंतर। मतलब ये जो अब तक हमने पढ़ा, जो कुछ जो फूल होते हैं उनके अंदर बाह्य दल, पंखुड़ी, पंखुकेसर, शिस्त्रीकेसर की संख्या में अंतर। मतलब कि जो अब तक हमने पढ़ा, बाह्य दल, पंखुड़ी, पंखुकेसर, शिस्त्रीकेसर के अंदर कुछ फूलों के अंदर अंतर मिल सकता है। ये नहीं कि सभी फूलों के अंदर ये सेम मिलेंगी। कुछ फूलों के अंदर ज़्यादा, कुछ के अंदर कम, और कुछ पुष्पों के अंदर तो इनकी कुछ की अनुपस्थिति भी हो सकती है। मतलब कि किसी के अंदर पंखुकेसर नहीं है या किसी के अंदर पंखुड़ी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की साइंस की क्लास, जिसके अंदर हमारा चैप्टर था 7th। तो दोस्तों, हम बिल्कुल एनसीईआरटी से टॉपिक उठा रहे हैं। मतलब कि एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको बताई जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और ये जो हमारा कंटेंट है हरियाणा के प्रत्येक तैयारी करने वाले बच्चे तक पहुँच जाए। तो एक बार फिर बोलूँगा मैं कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी साझा करें। हमने एच हरियाणा टॉप जीके की टॉपिक वाइज सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम 3 क्लास ले चुके हैं और हम बिल्कुल गहराई से हरियाणा जीके करवा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।